मूवी की स्टार्टिंग में हमें सीन देखने को मिलता है जब मास्टर उबुशिकी यानी डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड और उनके एक डिसाइपल टहल रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तभी मास्टर उबुशिकी बोलते हैं डीमंस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तभी उनकी जो डिसाइपल होती है वो उन्हें बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब मास्टर उबुशिकी बोलते हैं कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है, मुझे इनसे मिल लेने दो। और वो ये बात भी कहते हैं, हम कुछ भी हार सकते हैं लेकिन एक जीतने की ज़िद नहीं हार सकते। अगली फ्रेम मूव होती है और हमें देखने को मिलता है कि तानजीरो, इनोसुके, ज़ेनित्सु रेलवे स्टेशन पर हैं और भागकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो तीनों जिस काम के लिए आए थे यानी कि डीमन स्लेयर कॉर्प ने उन्हें उस ट्रेन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था जहाँ काफ़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही थी, और जिन भी डीमन स्लेयर्स को वहाँ भेजा जाता वो वापस नहीं आते और गायब हो जाते। और तीनों बात कर रहे होते हैं कि जिनसे हमें मिलना था वे दिखाई नहीं दे रहे, जो कि एक हाशिरा थे। तभी तानजीरो, इनोसुके और जेनित्सु अगला दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि रेंगोकू वहाँ पर खूब सारा खाना खा रहे हैं और साथ साथ में बार बार बोल रहे हैं डिलीशियस डिलीशियस। तभी वे अपना इंट्रोडक्शन उनसे करते हैं, और जबकि उनको तानजीरो के बारे में तो पता था क्योंकि वो उनसे देख चुके थे डीमन स्लेयर कॉर्प के हेडक्वार्टर्स में, पर फिर तानजीरो ज़ेनित्सु और इनोसुके से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर रेंगोकू उसको अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं और फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और ज़ेनित्सु और इनोसुके पास वाली एक और सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर इनोसुके बहुत ही एक्साइटेड होता है और खिड़की को बार बार पीट रहा होता है और ज़ेनित्सु उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तानजीरो उनसे उसके फादर के बारे में पूछता है, जो कि इतनी ठंड में भी उस हिल पे कागुरा डांस परफॉर्म करते थे और गॉड ऑफ फायर का डांस परफॉर्म करते थे। क्या आप इस बारे में कुछ भी जानते हैं? तभी वो जवाब देते हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और रेंगोकू से कहता है कि इस बारे में तो मैंने पहली बार सुना है, अगर ये कॉम्बैट में यूज़ होता है तो इस बारे में बात तो होनी चाहिए, ये रेंगोकू कहते हैं। और रेंगोकू ने ये भी बताते हैं कि जो हाशिरा या फिर जो डीमन स्लेयर साथ ही में वाटर और फायर को दोनों को एक साथ यूज़ करता है, दोनों टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करता है, उसको मस्ट बी ए पिलर होना, उसको एक पिलर तो होना ही चाहिए। ये मतलब कि उसको एक हाशिरा तो होना ही चाहिए। और वो उन्हें 5 ब्रीदिंग फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, वाटर ब्रीदिंग, रॉक ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग। और तभी वे तानजीरो से उसकी स्वॉर्ड के कलर के बारे में पूछते हैं और तभी तानजीरो ने बताता है कि मेरी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है। इनोसुके अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और ज़ेनित्सु से पकड़े हुए होता है और अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी रेंगोकू-सान बोलते हैं, हम अभी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हैं और डेमन्स यहाँ पर कभी भी हो सकते हैं। ये बात सुनकर ज़ेनित्सु काफ़ी घबरा जाता है और उसके चेहरा देखने लायक होता है। और तब रेंगोकू से बताते हैं कि थोड़े ही समय में इस ट्रेन से करीब 40 लोग गायब हो चुके हैं और जितने भी स्वॉर्ड्समैन इस ट्रेन में भेजे गए थे उनको अभी तक देखा नहीं गया है। और क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है। तभी एक कंडक्टर उनके कंपार्टमेंट में आता है, यानी एक टिकट कलेक्टर उनके कंपार्टमेंट में आता है। और तभी हमको देखने को मिलता है कि बाकी सारे जो पैसेंजर्स हैं वो सो रहे हैं, और जैसे ही वो उनके पास आता है उनके टिकट पर मार्क करता है और उनके टिकट पर एक होल सा बना देता है। जबकि वो कंडक्टर भी थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव भी अजीब से लग रहे थे। और तभी तानजीरो को एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे वो रेंगोकू खड़ा हो जाता है और रेंगोकू थे वो भी तभी खड़े हो जाते हैं और तभी उनके सामने एक डीमन अपीयर होता है। तभी रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके उस डीमन को मार देते हैं। तभी वे लोग अगले कंपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा डीमन होता है जिसके हाथ और पैर काफ़ी लंबे होते हैं। और तभी रेंगोकू उसे अपनी फ्लेम ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म यूज़ करके उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और ये सब देखकर तानजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु उनके एक बहुत बड़े फ़ैन हो जाते हैं और उसे देखते हैं, उनसे बोलने लगते हैं कि प्लीज़ हमें आपके डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लो। और इसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वही टिकट कलेक्टर जो पहले आया था वो किसी से गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है, मुझे सोने दो, मुझे अपने मरे हुए बीवी बच्चों से मिलने दो। तभी एक कटा हुआ हाथ नीचे गिरता है और वो उससे बोलता है कि तुम भी सो जाओ, और वो वहीं पे सो जाता है। और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि इस मूवी के विलन एनमो का था, और जो कि हमें डीमन स्लेयर लास्ट एपिसोड था सीज़न फर्स्ट का, उसमें भी देखने को मिला था। और हमें ये देखने को मिलता है कि एनमो कुछ और जो बच्चे हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कैसे उन डीमन स्लेयर जो सोए हुए हैं, यानी कि ज़ेनित्सु, इनोसुके, तानजीरो और रेंगोकू जो कि सोए हुए हैं, और उनके ड्रीम में कैसे घुसना है। और इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि तानजीरो सोया हुआ है और वो सपना देख रहा है कि वो उसी पहाड़ पर है जहाँ पर उसका घर है, और वो उसके भाई बहनों को ज़िंदा देखता है और उनसे जाके गले मिल जाता है और रोने लग जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। और तभी हमें यह सीन देखने को मिलता है, ट्रेन जब चल रही है तो ट्रेन के ऊपर एनमू खड़ा है और एनमू बोल रहा है
कि हमें बस उनकी स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय करना है, यानी डीमन स्लेयर जो चार डीमन स्लेयर्स हैं उनकी स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करना है। फिर वो एक ग्लास की तरह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और ये बात एनमू उन सभी से कह रहा है जिनको उसने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, जिन बच्चों को उसने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, ताकि वो उनके सपने में जाकर उनकी स्पिरिचुअल कोर को ख़त्म कर सके और वहीं पर उनकी जो हिम्मत है वो टूट जाए। तभी वो बच्चे जिन्हें एनमू ने हिप्नोटाइज़ किया हुआ था, वो बच्चे उन तांजीरो इनोसुके, रेंगोकू और जेनित्सु के पास जाते हैं। उनके हाथ एक रोप से बांधते हैं और उसी रोप के दूसरे सिरे से अपना हाथ बांध लेते हैं और फिर वो भी उनके ड्रीम्स में चले जाते हैं। और तभी फिर से हमें तांजीरो के सपने में ले जाया जाता है और तांजीरो के सपने में ये देख रहा है तांजीरो कि वो उसकी फैमिली में वापस आ गया है, फैमिली उसकी वापस आ गई है और वो काफ़ी खुश लग रहा है उसकी फैमिली के साथ रह के। लेकिन उससे फिर भी एक कन्फ्यूजन तो है कि वो यहाँ कर क्या रहा है, क्योंकि उसको ये भी याद है कि उसकी फैमिली मर चुकी थी। और इसके बाद हमें जो एनमू है वो यह बोलता हुआ दिखाई देता है कि उसी ने उन सभी को ड्रीम्स में पहुंचाया है, ड्रीम्स में ट्रैप किया हुआ है और वो उन ड्रीम्स से बिल्कुल भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। और अगला हमें जेनित्सु का सपना दिखाई देता है, जिसमें जेनित्सु उसी बगीचे, जिस बगीचे को हमें पिछले सीज़न में भी दिखाया गया था, उसी बगीचे में नेज़ुको के साथ टहल रहा है, दौड़ रहा है और वो उससे बात करता है कि हम रिवर को क्रॉस करने जा रहे हैं। और तभी नेज़ुको उससे कहती है मुझे रिवर क्रॉस करना नहीं आता। तभी जेनित्सु उसे अपने पीठ पे बिठा लेता है और बहुत तेज़ी से दौड़कर रिवर क्रॉस कर लेता है। और इसके बाद हमें इनोसुके का सपना दिखाया जाता है, जिस पे वो और नेज़ुको और तांजीरो जेनित्सु साथ में एक केव एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं। और उसमें जो इनोसुके है वो मास्टर है उन सबका और बाकी सब उसके सर्वेंट्स हैं। और जो इनोसुके के सर्वेंट्स है उसमें नेज़ुको भी बहुत अजीब लग रही है और बाकी जो तांजीरो और जेनित्सु हैं वो काफ़ी अजीब से लग रहे हैं। तांजीरो रकून जैसा लग रहा है और जेनित्सु एक रैट जैसा लग रहा है। और इनोसुके के सपने में ये देखने को मिलता है कि जो ट्रेन है वो एक मॉन्स्टर की तरह सो रही है, मतलब एक ट्रेन जो है उसको मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है उसके सपने में। और अगला हमें रेनगोकू का सपना दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने घर पर है और अपने फादर को रिपोर्ट कर रहा है। वो उसे बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है जो वो हाशिरा बन के कर रहा है। उसके फादर उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इन सारी चीज़ों से बोर हो चुके। और फिर जब वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं रेंगोकू, तो उनका छोटा भाई आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या फ़ादर आपके लिए खुश हैं, और अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा, आपके जैसा हो जाऊँगा, तो क्या फ़ादर मेरे लिए भी खुश होंगे। और तभी रेंगोकू अपने मन में सोचते हैं कि उसके फादर पहले जैसे नहीं रहे, वो पहले जितने पैशनेट थे अपने काम के लिए उतने नहीं रहे। और तभी वो उसके छोटे भाई सेंजिरो के बारे में सोचता है। सेंजिरो के लिए उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उनकी माँ बीमारी से ही चली गई थी और सेंजिरो को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी रेंगोकू सेंजिरो से कहते हैं कि फ़ादर मेरे लिए खुश नहीं है, लेकिन वो इस बारे में केयर भी नहीं करते। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा और तुम जो चाहते हो वो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है और कभी भी तुम पर वो गुस्सा नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वो उसे यह भी कहता है कि तुम मुझसे काफ़ी अलग हो और तुम अगर हार्डवर्क करोगे तो तुम एक दिन एक ज़रूर अच्छे और बड़े महान इंसान बन जाओगे। और तभी हमें यह देखने को मिलता है रेंगोकू के सपने में जिस लड़की ने, जो कि एनमू के वश में है, जो रेंगोकू के ड्रीम में इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन रोप्स के थ्रू जिन्हें एनमू ने बनाया है, वो रेंगोकू के ड्रीम में इन्वेट कर चुकी है और उनकी स्पिरिचुअल कोड ढूंढ रही है। इधर उधर घूम के स्पिरिचुअल कोड ढूंढ लेती है और जिस जगह से जाना है वो उस जगह को फाड़ कर उसके अंदर चली जाती है। और वहाँ जब वो देखती है तो वहाँ पर काफ़ी आग लगी हुई है, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उससे रेंगोकू की स्पिरिचुअल कोर दिखती है। और वहाँ पर जब वो रेंगोकू की स्पिरिचुअल कोर ख़त्म करने वाली होती है तभी रेंगोकू को पता चल जाता है। रेंगोकू को अपने ड्रीम में किसी और की प्रेजेंस फील हो जाती है। फिर भी वे उस ड्रीम से जागते नहीं हैं क्योंकि एनमू का जो मैजिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो नींद में होते हुए भी उस लड़की का रियल दुनिया में गला दबा लेते हैं, नींद में होते हुए भी, और उसे अपना स्पिरिचुअल कोर ख़त्म करने से रोक देते हैं। और अगर मैं आपको स्पिरिचुअल कोर के बारे में बताऊं तो स्पिरिचुअल कोर भी आदमी की, हम उसको एक मन कह सकते हैं। एनमू हमें इस बारे में बताता है कि अगर हमने किसी की स्पिरिचुअल कोर ख़त्म कर दी तो वो इंसान एक वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हर इंसान के ड्रीम की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को चीर कर हम उसके स्पिरिचुअल कोर तक पहुंच सकते हैं। और अगला हमें तांजीरो के ड्रीम में वापस ले जाया जाता है, जिसमें एक और जो लड़का होता है जो कि एनमू के वश में होता है, वो तांजीरो के ड्रीम में इन्वेट कर चुका होता है और इन्वेट करके वो उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर कर रहा होता है। तभी तांजीरो को दिखाया जाता है। तांजीरो काफ़ी खुश है अपनी फैमिली से मिलकर और वो उनके घर के कामों में मदद कर रहा है, चारकोल बना रहा है। और तभी वो नेज़ुको के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि ये तो दिन का समय है, नेज़ुको बाहर नहीं होनी चाहिए थी। और इससे हमें यह पता चलता है कि तांजीरो को रियलिटी और ड्रीम में फ़र्क पता नहीं चल रहा है और वो उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि उसको नेज़ुको का बॉक्स दिख रहा है कभी चलते चलते,
और उसे यह लग रहा है कि ये सब थकान के कारण हो रहा है। और जब सपने में तांजीरो पानी भरने जा रहा होता है, जब वो रिवर से पानी भर रहा होता है, तो उसकी खुद की रिफ्लेक्शन जो होती है, जो कि उस नदी में बन रही होती है, वो उसको बोल रही होती है कि जाग जाओ जाग जाओ। और वो उसे अपने अंदर पानी में अपने साथ अंदर पानी में भी खींच लेती है। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम सपने में हो और बाकी सब भी डेंजर में हैं और बाकी सब पे अटैक किया जा रहा है, जो कि सही भी कह रही है। और क्योंकि मुझे लगता है वो उसका सबकॉन्शियसनेस है जो कि उसको ड्रीम से जगाना चाह रही है ताकि वो बच सके और बाकी लोगों को भी बचा सके। तभी उसको फील होने लगता है कि मैं ड्रीम में हूँ, जबकि मुझे तो ट्रेन में होना चाहिए था। मैं एक ड्रीम में हूँ, खुद के ड्रीम में हूँ, ट्रैप हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और तभी तांजीरो अचानक से अपने ड्रीम में ही अपने घर में वापस अचानक से पहुंच जाता है। और रियल लाइफ में जहां पर तांजीरो सो रहा है और नींद में बड़बड़ा रहा है कि मुझे उठना होगा, तभी नेज़ुको जाग जाती है और नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर निकलती है। नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर निकलकर उसे यह करते हुए देखती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। वो अपने सिर से तांजीरो के सिर पर मारती है ताकि वो जाग जाए, लेकिन क्योंकि तांजीरो का सिर बहुत ही मजबूत है तो उसके सिर से ब्लड निकलने लग जाता है। और तांजीरो को भी सपने में पता चल जाता है कि नेज़ुको के सिर से ब्लड निकल रहा है। और तभी अचानक से नेज़ुको अपना मैजिक करती है और वो एकदम से रोने लग जाती है और अचानक से उससे अनचाहे में मैजिक हो जाता है, और जो कि तांजीरो को ड्रीम में भी फील हो जाता है। और तब तांजीरो को पता चल जाता है कि वो ड्रीम में है और वो बोल रहा होता है कि मुझे अब इससे बाहर निकलना होगा। तब वो उसके खुद के घर से बाहर निकलता है ड्रीम के अंदर ही, और वो जंगल की तरफ भागता है। तभी वो अचानक से अपने सामने नेज़ुको को देखता है और देखता है कि उसके छोटे भाई बहन उसके पीछे आ रहे हैं और वो उससे बोल रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई। उसको यह रियल भी लग रहा था, लेकिन उसको यह पता था कि ये ड्रीम है। और उसका परिवार जो है वो उसके पीछे आ चुका है और वो उनको देखकर बिल्कुल इमोशनल हो रहा है। और वो उनसे बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है और मुझे इस सपने से बाहर निकलना होगा। तब वो बहुत तेज़ भाग कर आगे चला जाता है और भागता ही रहता है, लेकिन उसे इस ड्रीम से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वह लड़का जिसने तांजीरो के ड्रीम में इन्वेड किया था वो हमें देखने को मिलता है और वो बोल रहा होता है मुझे जल्द से जल्द इसके स्पिरिचुअल कोर को ख़त्म करना होगा, यानी तांजीरो के स्पिरिचुअल कोर को ख़त्म करना होगा। वो तांजीरो के ड्रीम की बाउंड्री को खोज लेता है और उसे चीर कर आगे बढ़ता है, तो उसे देखने को मिलता है कि वहाँ तो काफ़ी शांति है और वो सिर्फ पानी के ऊपर चल रहा है। और वो जो माहौल है उसकी स्पिरिचुअल कोर का, इसकी ड्रीम की बाउंड्रीज़ का, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्लीजेंट लग रहा है उसको। और क्योंकि वो बीमार है तो उसको ऐसा ही माहौल काफ़ी पसंद आ रहा है, तो वो आगे बढ़ता है। उसकी स्पिरिचुअल कोर दिखती है। और अगला हमें इनोसुके का सपना देखने को मिलता है जिसमें जो उसकी इन्वेडर है जिस लड़की को एनमू ने फिर से हिप्नोटाइज कर रखा था और जो कि इनोसुके की ड्रीम में इन्वेड कर रही थी, वो देखने को मिलती है। और वो उसकी स्पिरिचुअल कोर का ठिकाना ढूंढ रही थी, ड्रीम की बाउंड्रीज ढूंढ रही थी। तभी उसके पीछे इनोसुके आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो ड्रीम में है और इनोसुके को काफ़ी एग्रेसिव भी है, तो उसके पीछे पड़ जाता है, बहुत ही तेज़ी से पीछे पड़ जाता है। फिर हमें जेनित्सु का ड्रीम देखने को मिलता है जहाँ पर फिर से जिस लड़के ने उसके ड्रीम में इन्वेड किया था, यानी कि जो एनमू के वश में था, वो उसकी स्पिरिचुअल कोर को ढूंढ रहा है जो कि उसकी ड्रीम की बाउंड्रीज को चीर के आ चुका है, लेकिन उसको ड्रीम की बाउंड्रीज के पास सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, यानी उसकी स्पिरिचुअल कोर भी नहीं दिख रही। फिर अचानक से उसके सामने जेनित्सु आ जाता है और जेनित्सु बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ नेज़ुको को होना चाहिए और किसी को भी आने होना चाहिए। और वो उसके पीछे काफ़ी तेज़ी से पड़ जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। अगला सीन हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ का, जहाँ पर एनमू ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, और वो बोलता है कि मुझे फिर भी बहुत सारा समय मिल गया है जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए। फिर हमें तांजीरो का ड्रीम देखने को मिलता है जहाँ पर वो अभी भी भाग रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है और बोलता जा रहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं इस ड्रीम से बाहर निकल सकूं अपने आप। तो उसे अचानक से एक हेलुसिनेशन होता है या फिर उसके फादर उसे उसके ड्रीम में आकर बताते हैं, और जिस तूफान में उसके फादर आते हैं वहाँ से वो उसे बताते हैं अपनी स्वॉर्ड निकालो, और उससे यह बोलते हैं और जिस चीज़ को तुम्हें काटना है वो तो यहाँ पर पहले से ही है। तब तांजीरो को कुछ न कुछ आभास होता है और तभी उसके फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं, और तांजीरो को ये पता चल गया था कि उसे इस ड्रीम से बाहर कैसे निकलना है कहीं ना कहीं। और तभी तांजीरो को ये पता चल जाता है कि उसे इस ड्रीम से बाहर कैसे निकलना है। तो अचानक से तभी तांजीरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी गर्दन पर रख लेता है
गाइस ये मूवी काफ़ी बड़ी है और इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देना अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाने की सोच रहा हूँ और ये पार्ट यहाँ ही ख़त्म होता है। आगे की जो मूवी है आधी बची हुई है वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में बता दूंगा और वो अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। वो अगला पार्ट मैक्सिमम 2 या 3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा और अगला पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो फर्स्ट हाफ जो मैंने अभी बताया आपको, इससे कहीं गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो पार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ 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 इस पार्ट को पूरा अगर आपने पूरा देख लिया है तो अगला पार्ट भी आप देख लीजिएगा जब मैं अपलोड करूं, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे तो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।